तो वो क्या बनाएगी अपने शरीर के अंदर, डिजीज। डिजीज दो प्रकार की होती है। अगर अपन बात करते हैं तो रोग है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रोग होते हैं। अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं तो एक होता है अपने पास जन्मजात, और एक होता है अपने पास उपार्जित। कॉन्जेंटियल, और एक होता है अपने पास एक्वायर्ड डिजीज। दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो होता है जन्मजात रोग कॉन्जेंटियल डिजीज, और एक होता है अपने पास एक्वायर्ड डिजीज यानी उपार्जित रोग। इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझोगे कि जन्मजात रोग किसे कहेंगे। देखो, एक ऐसा रोग जो जन्म से पहले ही हमारे शरीर में हो, जन्म से पहले ही बिफोर बर्थ हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, और एक ऐसा रोग जो जन्म के बाद में हमारे शरीर के अंदर आता है। तो जो जन्म के बाद में आता है उसे तो क्या कहते हैं अपन, उपार्जित, और जो जन्म से पहले ही रोग हमारे शरीर में आ जाता है उसे क्या कहेंगे अपन, जन्मजात। अब जन्म से पहले ये रोग हमारे शरीर में किस प्रकार से आता है, तो जब भी कोई जेनेटिक डिजीज होगी, कोई जन्मजात रोग होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि मान लो आज अगर हमारा जन्म हुआ है और हमारे अगर कोई ना कोई ऐसी डिजीज है जो या तो हमारे पिताजी की होगी या हमारे दादाजी की होगी, तो बताओ हमारे जन्म होने से पहले ही क्या वो रोग हमारी जनरेशन के अंदर, हमारी पीढ़ी के अंदर है क्या। अब मान लो कि किसी के पिताजी अगर राकेश रोशन है, किसी के पिताजी के बाल उड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली सी बात है उनसे होने वाले बच्चों के अंदर भी किसी ना किसी बच्चे के हेयर फॉल है वो 100% होगा ही होगा। और फिर अपन रिलेट करते हैं यार इसके पापा के भी बाल उड़े हुए हैं तो इसके भी बाल उड़ेंगे ही उड़ेंगे, ऐसा ही होता है। तो मुझे बताओ वो सारी की सारी जो डिजीज है वो किस हिसाब से अपन कंसिडर करते हैं, फादर को देख के या ग्रैंडफादर को देखकर। तो ये सारी की सारी जो कनेक्शन एक कनेक्ट होता है वो होता है किससे, जेनेटिक डिजीज से। तो एक ऐसा रोग जो जन्म से पहले ही हमारे शरीर में आ जाता है उसे बोलते हैं अपन जन्मजात रोग, और इसका एग्जाम्पल है आनुवांशिक रोग। कौन सा रोग है, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। वही अपन बात करते हैं उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग फिर दो प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के हैं, एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप के होते हैं। अगर अपन बात करते हैं तो एक तो होता है अपने पास संक्रामक, कम्युनिकेबल, और एक होता है अपने पास असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल। दो प्रकार के डिजीज, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। देखो, संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसा रोग जो सिर्फ और सिर्फ छूने से फैलता है। किससे, छूने से फैलता है। जो टच करने से अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसे क्या कहते हैं अपन, संक्रामक रोग। कोविड आया था, कोविड के अंदर बताओ क्या हम लोग एक दूसरे से जाके गले मिल सकते थे क्या, नहीं मिल सकते थे, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। सरकार क्या बोल रही थी कि एक दूसरे को छूना भी मना है, हम लोग घर वालों को भी नहीं छूते थे, बोला आप दूर रहो तो ही ठीक है, मुझे मेरी जान प्यारी है आपका पता नहीं है मुझे, ऐसा ही सोचते थे अपन। तो एक ऐसा रोग जो सिर्फ और सिर्फ छूने से फैलता है उसे नाम दिया है क्या, संक्रामक रोग। और एक ऐसा रोग जो छूने से नहीं फैलता उसे नाम दिया गया है क्या, असंक्रामक रोग। अब छूने से फैलने वाले रोग के अंदर अपन बात करते हैं वायरस से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे अपने पास, कम्युनिकेबल के अंदर। वायरस आता है, वायरस आएगा तो वो फैलेगा हवा के अंदर ही। बैक्टीरिया आएगा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। प्रोटोजोआ है वो भी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे के अंदर। तो एक ऐसा रोग जो सिर्फ और सिर्फ छूने से फैलता है उसको कहते हैं अपन संक्रामक रोग। वही अपन बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, तो हम लोग कंसिडर करते हैं हार्ट अटैक। बताओ अगर किसी व्यक्ति के हार्ट अटैक आ गया और तुम्हें पता है कि मेरे सामने व्यक्ति के हार्ट अटैक आ रहा है, तुम लोग भाग रहे हो जाके पानी का गिलास उसे पिला रहे हो, उसका सर दबा रहे हो, उसको छू रहे हो बढ़िया तरीके से, तो बताओ क्या तुम्हारे भी हार्ट अटैक आ जाएगा क्या, नहीं आता है। कैंसर जैसी बीमारी है, किसी के कैंसर हो गया, तुम लोग जा रहे हो और उससे मिल रहे हो और तुम्हारे भी कैंसर हो गया, बताओ ऐसा पॉसिबल होता है क्या। तो ये सारी की सारी बीमारी कौन सी होती है अपने पास,
नॉन कम्युनिकेबल यानी असंक्रामक रोग होते हैं। बताओ इस पूरी की पूरी स्लाइड में अगर किसी को दिक्कत हो तो क्लियर है। रोग किसे कहते हैं वो मतलब समझ में आया कि सामान्य शरीर में कोई भी बाधा या रुकावट अगर आएगी तो वो क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। रोग कितने प्रकार के बताए हैं टोटल, दो, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात कॉन्जेंटियल डिजीज जो जन्म से पहले आ जाता है शरीर में, बिफोर बर्थ, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कौन सा, जेनेटिक डिजीज। दूसरा अपन ने देखा उपार्जित रोग जो जन्म के बाद में। अब मान लो कि किसी के फीवर हो रहा है तो भाई पैदा होने से पहले थोड़ी बुखार हो जाएगी, बुखार तो पैदा होने के बाद में ही होगी। तो ऐसी जो जो भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी किस में आएगी अपने पास, उपार्जित रोग के अंदर। उपार्जित रोग भी दो प्रकार के बताए हैं तुम्हें, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक बीमारी जो सिर्फ और सिर्फ छूने से फैलती है, और असंक्रामक जो छूने से नहीं फैलती। हेडिंग लिखो सबसे पहले रोग, डिजीज। रोग में लिखो किसी सामान्य मनुष्य के शरीर में, किसी सामान्य मनुष्य के शरीर में बाधा या रुकावट का आना, बाधा या रुकावट का आना रोग कहलाता है। बाधा या रुकावट का आना रोग कहलाता है। लिखो इंग्लिश वाले, अब नॉर्मलिटी इज अकर, अब नॉर्मलिटी इज अकर in a normal person, in a normal person is called disease। फिर आगे लिखना there are two types of disease, रोग दो प्रकार के होते हैं। बोर्ड पे देख के लिख लो फिर, कॉन्जेंटियल और एक्वायर्ड। कॉन्जेंटियल में लिख लेना ए डिजीज विल अकर बिफोर द बर्थ, लिखा तो लिख लेना। उपार्जित के अंदर डिजीज विल अकर आफ्टर द बर्थ, दो प्रकार के लिख लेना, संक्रामक और असंक्रामक। स्प्रेड ड्यू टू टच, कम्युनिकेबल में लिख लेना, और स्प्रेड डू नॉट टच। चलो अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि कौन सा जन्मजात रोग है और कौन सा उपार्जित रोग है। अब अपन पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है। सारी बीमारियों को एक सिंगल लाइन में याद करवाऊंगा, और इससे बेहतरीन ट्रिक तुम पूरे भारत में घूम जाना, तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगी। और सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि बैठे बैठे चीजें तुम्हें याद हो जाएगी। बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ के साथ चीजों को रिपीट कर लेना कि किस हिसाब से सर बता रहे हैं हमें। सबसे पहले हेडिंग लिख लो जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग।
एक ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको कंसिडर किया जाता है एज ए जेनेटिक डिजीज। आनुवंशिक रोगों का मतलब समझ जाना कि एक ऐसी बीमारी जो हमारी फैमिली में, हमारे परिवार के अंदर पहले से ही चलती आ रही है, एक परंपरा को फॉलो कर रही है, वो है अपने पास जेनेटिक डिजीज। याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक लड़की थी जिसका नाम है मधु। क्या नाम था? बट किस्मत से ये मधु है वो कैसी थी? गंजी थी। कैसी थी? गंजी। और एक लड़का था जिसका नाम था हिमांशु। क्या नाम था? हिमांशु। कोई है क्या हिमांशु? और ये हिमांशु कैसा था? डरपोक। और तुम्हें पता है डरपोक लोग है वो कौन से होते हैं? मोटे। तो ट्रिक अपनी बनी है कि एक लड़की थी जिसका क्या नाम था? मधु, और मधु किस्मत से कैसी थी? गंजी। एक लड़का था, क्या नाम था उसका? हिमांशु। कैसा था? मोटा। और मोटे लोग कैसे होते हैं? डरपोक। चले गए दोनों जंगल के अंदर और रास्ते में मिल गई इनको एक थैली। क्या मिल गई रास्ते में इनको? एक थैली। और इस थैली को ये कहां पर ले गए? दराज में ले गए। कहां ले गए? दराज में। कौन से रंग की मिली है? लाल रंग की मिली। और उसको कहां पर ले गए? ये दराज में ले गए। ये पूरे के पूरे जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग को याद करने की आसान सा तरीका है, ट्रिक है। अब मेरे साथ के साथ रिपीट करना। बताओ, लड़की का क्या नाम था? और मधु किस्मत से कैसी थी? लड़का कौन था? हिमांशु। कैसा था? मोटा। और मोटे लोग कैसे होते हैं? डरपोक। दोनों जा रहे थे कहां पर? जंगल में। और रास्ते में क्या मिल गई उनको? लाल रंग की थैली। और उस लाल रंग की थैली को कहां ले गई? ये दराज में ले गई। यही है हमारे पास पूरे के पूरे आनुवंशिक रोग। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे एक वर्ड से। देखो, गंजी से बनेगा क्या? गंजापन। क्या बनेगा? गंजापन यानी बाल्डनेस। अगर किसी भी व्यक्ति के दादा हो या पिता हो, अगर उनके हेयर फॉल हो रखा है, उनके अगर बाल उड़ रखे हैं, तो सेम उसी स्ट्रक्चर में उनसे होने वाले बच्चों के भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? हेयर फॉल हो जाते हैं। आजकल हेयर फॉल होने का एक दूसरा रीजन भी सामने नजर आता है, वो तुम सब लोगों को पता होगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं वास्तविकता के अंदर गंजापन, तो वास्तविकता के अंदर गंजापन है वो किस हिसाब से नजर आता है अपने को? जेनेटिक डिजीज के अंदर। फिर अपन बात करते हैं मधु, और मधु से जो बीमारी बनेगी वो बनेगी मधुमेह। कौन सा रोग बनेगा? मधुमेह, डायबिटीज। और इसके अंदर जो मेन जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है डायबिटीज मेलाटिस या मेलासिस। डायबिटीज मेलाटिस नामक एक अपने इस पूरे के पूरे डायबिटीज बीमारी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक फैक्टर है ये। इस डायबिटीज बीमारी के बारे में कुछ और चीजें समझोगे। ये है, इसको बोलते हैं अपन शुगर। क्या बोलते हैं अपन? शुगर। और ये जो डायबिटीज बीमारी है ना, ये मेल के अंदर होता है 40+ एज के अंदर, और फीमेल के अंदर कब होता है? ये 35+ एज के अंदर। तो बहुत सारे लोग है ना शुरू से ही घबराने लग जाते हैं कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा वरना मेरे क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी। देखो, डायबिटीज किस हिसाब से होता है? इस पूरे के पूरे मधुमेह रोग के अंदर रक्त में शर्करा की मात्रा का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और उसके चलते फिर कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह रोग हो जाता है। ऐसा किस कारण होता है? देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है हमें? ऊर्जा। अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि शरीर में ऊर्जा कब मिलेगी अपने को? जब हम लोग क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खाना का रिलेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। खाना खाते ही बताओ हमारे शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है क्या? एक तो तुम लोग भूखे पेट बैठे रहो, और एक तुम लोग बढ़िया तरीके से खा पी के और फिर बैठो, तो बताओ ज्यादा एनर्जेटिक कब फील करोगे? जब बिल्कुल
खा पी के बैठे रहोगे तो कार्बोहाइड्रेट खाओगे, खाना खाते ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आएगी, फिर उस ऊर्जा का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज, क्योंकि शरीर में ऊर्जा कौन बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमें पता है, ग्लूकोज इज अ स्वीट शुगर, ग्लूकोज एक मीठी शर्करा है। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता रहेगा, मीठापन बढ़ता रहेगा, और मीठापन बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ये जो शुगर लेवल है ये क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। अब इस बीमारी के बारे में पता कैसे चलेगा कि मेरे शुगर है या नहीं है? तो पहली बात तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 साल। अगर मान लो कोई 42-45 साल का कोई वृद्ध व्यक्ति है, अब अगर उसको बार बार अगर मूत्र का त्याग करना पड़ रहा है, उसको बार बार अगर हर 5-10 मिनट के बाद में जाके और मूत्र का त्याग कर रहा है वो, तो समझ जाना कि उसके कौन से बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं? डायबिटीज के। फिर भी वो अपने आप में से पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं यार मैं तो स्वस्थ हूं, मेरे डायबिटीज बीमारी नहीं हो सकती, तो उस इंसान को खुले के अंदर मूत्र का त्याग करना पड़ेगा। और मूत्र का त्याग करने के बाद 2-5 मिनट वहां खड़े रहो और तुम लोग ऑब्जर्व करो, जिस जिस जगह पर तुमने मूत्र का त्याग करा है अगर वहां पर चींटियां आकर अगर इकट्ठा होना स्टार्ट कर दी, इट मीन समझ जाना कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे क्या कौन सी बीमारी हो चुकी है? मधुमेह रोग हो चुका है, तुम्हारे डायबिटीज बीमारी हो चुकी है। फिर तुम्हें इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इस बीमारी से बचा सके। ये लाइलाज बीमारी है, इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज है वो है मौत। मरने के बाद ही ये बीमारी क्या होती है? खत्म। अगर इसका इलाज संभव होता तो बताओ क्या ये जेनेटिक डिजीज होती? क्या नहीं। पिताजी के अगर मधुमेह अगर रोग मान लो हो गया तो पिताजी अगर इलाज करवा लेते तो बताओ बेटे में होता? क्या नहीं होता। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं हो रहा, मतलब ये जेनेटिक डिजीज है, वो कंसिडर नहीं होती, इसीलिए ये लाइलाज बीमारी है। अब दूसरा सिम्टम्स क्या होता है कि वजन ऑटोमेटिक ही गिरने लगता है और इंसान को भूख बहुत ज्यादा लगती है। तुम लोग बहुत ज्यादा खाओगे फिर भी तुम्हारा शरीर का वजन है वो धीरे धीरे क्या होगा? कम। अब ज्यादा खाने का मतलब समझ रहे हो क्या? शरीर के अंदर क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। खाना खाते ही शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाएगा, खाना खाते ही शरीर में क्या मिलेगी? ऊर्जा। ऊर्जा मिलने से किसकी मात्रा बढ़ेगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसी शुगर है? मीठी। और मीठापन बढ़ते ही शरीर के अंदर और उस रक्त में शुगर का लेवल को क्या कर देगा? फिर तुमने देखा होगा बहुत सारी भारतीय महिलाएं हैं जो अपने पति के अगर शुगर हो जाती है तो आधी टेंशन में वो तो वैसे ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है कि मेरे पति के तो कौन सी बीमारी है? शुगर की बीमारी है। हमारे तो वो बीमार ही बीमार रहते हैं, कभी भी निकल जाएंगे, क्या ही भरोसा। ऐसा ही सोचती है भारत की महिलाएं, यस या नो? अब वो क्या करती है कि इधर उधर देखती है, टीवी में कोई ना कोई ऐड देख लिया होगा और उनको पता चल गया होगा कि शुगर फ्री कोई ना कोई इलाज आता है। अब वो पति फोन करता है कि हे भाग्यवान, आज तो गर्मा गर्म हलवा बना के और तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। तो पत्नी सोचती है कि मैं तो इनके लंबी उम्र के लिए व्रत करती हूँ और ये है कि मरने की कितनी जल्दी है इस इंसान को, कि शुगर तो पहले ही है, ऊपर से हलवा बनाने के लिए और बोल रहा है। फिर वो बोलता है पति की तू टेंशन मत ले, मेरे शुगर का इलाज मेरे को मिल गया है और मैं आ रहा हूँ घर पे। अब भाई पत्नी खुश हो जाती है और पत्नी बढ़िया मस्त तरीके से घी भी डाल के शुगर वुगर डाल के और हलवा बनाकर तैयार रख लेगी। वो आकर बोलेगा उसको कि देख मैं क्या लेकर आया हूँ? शुगर फ्री। और मीठे की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना? शुगर फ्री ऐड करना। तो भाई साहब उससे क्या होगा? शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अब ये तो ह्यूमन नेचर है, अगर अपन दवाई भी ले रहे हैं तो अपन यही सोचते हैं कि एक दिन में ही ठीक हो जाए। तो वो तो शुगर का पेशेंट है, उसके मन में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि यार जल्दी से जल्दी मेरा शुगर लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। अब वो 7 दिन लगातार बढ़िया उस शुगर फ्री को डाल डाल के खा रहा है बढ़िया हलवा, और उसकी पत्नी बढ़िया मल करके और उसके लिए हलवा बना रही है। 7 दिन बाद में वो जाएगा हॉस्पिटल, चेक करवाएगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जहाँ शुगर लेवल कम होना था वहाँ शुगर लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब मुझे बताओ वो शुगर लेवल बढ़ा क्यों? बातें सुनने में अच्छी लगती है ना कि हाँ सर आप बोल रहे हो, सही लग रही है, बातें सुनने में मज़ा आ रहा है कि हलवा बना रही है वो और वो जाके खाएगा। बताओ उसका शुगर लेवल किस हिसाब से बढ़ा? अरे वो जो हलवा बना रही थी वो तो आटे का ही था, और रोटियां भी किसकी बनती है? और आटा ही क्या है? एज ए कार्बोहाइड्रेट। तो अगर तुम लोग कार्बोहाइड्रेट में अगर शुगर फ्री मिला के खा रहे हो तो उसका क्या ही मतलब है? गुड़ और गोबर दोनों मिक्स कर दिया तुमने तो। इसीलिए भारतीय पत्नियों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ऊपर का टिकट बहुत जल्दी कटवा देती है वो। तो सोच समझ कर ही डिसीजन लेना जब भी तुम्हारी बारी आए डिसीजन की।
बताओ मधुमेह रोग के बारे में चीजें समझ में आई क्या? किस प्रकार की बीमारी है ये? जेनेटिक डिजीज है। आधे बच्चे तो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि मैं पढ़ ही क्या रहा हूँ, है कहाँ कहाँ खोया हुआ है तू लास्ट के अंदर। अभी मैं पूछा ना किस प्रकार की बीमारी है, उसने क्वेश्चन भी नहीं सुना, पता नहीं अपने ख्यालों में ही है कि हाँ कोई मेरे लिए भी बनाएगी हलवा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वह बीमारी जिसमें शुगर की मात्रा या रक्त में शर्करा का लेवल या स्तर बढ़ जाता है, तो वो बीमारी भी कौन सी हो जाएगी? मधुमेह। क्लियर है? थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं मोटा, और मोटा से बनेगा मोटापा। कौन सा बनेगा? मोटापा डिजीज बनेगी। मोटापा रोग के अंदर क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं जिनमें माताजी भी मोटी, पिताजी भी मोटे, भाई बहन भी मोटे, पूरा का पूरा परिवार ही क्या होता है? हेल्दी होता है। उनके शरीर की स्किन देखा करो, एक तो बहुत पतली स्किन होती है और एक चर्बी वाली स्किन होती है। तो ये भी एक तरीके की जेनेटिक डिजीज ही है, जहां पर मोटापा है वो अपने को जेनेटिक ही भी मिल जाता है। फिर अपन बात करते हैं डरपोक, और डरपोक से जो बीमारी बनेगी वो बनेगी डाउन सिंड्रोम। कौन सी बनेगी? डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम बीमारी के अंदर क्या होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो व्यक्ति है वो प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप है वो नहीं हो पाता। उसमें ये जो गर्दन वाला हिस्सा है व्यक्ति का, वो थोड़ा ऐसे चिपका हुआ रह जाता है और उसकी गर्दन क्या रहती है? ऐसे ऊपर रहती है। व्यक्ति थोड़ा सा मंद बुद्धि का हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इन दोनों के बीच में वो कभी भी सही तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तुमने देखा होगा एक बढ़िया सुंदर हस्त हष्ट पुष्ट जो बच्चा होता है, वो उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है और वो ऊपर देख देख के चलता है। उसको बहुत बार समझाया जाता है कि बेटा नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलो। फिर उसको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाती है कि उसकी गर्दन फिर डायरेक्ट किधर होगी? नीचे। फिर बीच में नहीं रुकती, या तो सीधी ऊपर या फिर सीधी। और उसका विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, उनके घर में कोई ना कोई एक परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य होगा जो प्रॉपर तरीके से उनका क्या रखता है? ख्याल रखता है। ना कहीं वो मार्केट में आते जाते हैं, ना बाहर घूमते, उनके मन में डर बैठा रहता है। तो इस प्रकार का बच्चा मंद बुद्धि का कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये जो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, ये होती है हमारी बॉडी के अंदर कायिक गुणसूत्र होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, उनकी 21वीं जोड़ी के अंदर। कौन सी? 21वीं जोड़ी के अंदर मिसमैच आ जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है क्रोमोसोम के कारण। तो उसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? डाउन सिंड्रोम बीमारी हो जाती है। बोलो क्लियर है क्या? तो डाउन सिंड्रोम बीमारी है वो भी किस प्रकार की है? जेनेटिक है, आनुवांशिक है। फिर अपन बात करते हैं हिमांशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिमांशु। और हिमांशु से जो बीमारी बनी है दैट इज हीमोफीलिया। अरे रिलेट तो हो रही है के नाम से बीमारियां। हिमांशु से कौन सी बीमारी बनेगी? हीमोफीलिया को अपन बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं? रॉयल नहीं, रॉयल डिजीज, शाही। इस हीमोफीलिया बीमारी के अंदर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझोगे कि जब भी हमारे शरीर के अंदर हल्की सी भी अगर कहीं पे चोट लग जाती है, तो बताओ क्या ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है क्या? इस बीमारी के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं होती है। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनने का मतलब है अगर हल्की सी भी कहीं पे हमारे शरीर के अंदर स्क्रैच आएगा, चोट आएगी, तो वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलने लग जाएगा? ब्लड निकलने लग जाएगा। और अगर बढ़िया ठीक ठाक सी अगर चोट लग गई ना, तो इतना ज्यादा ब्लड निकलने लगेगा कि वो ब्लड रुकेगा ही नहीं। और मुझे बता दो, अगर हमारे शरीर में रक्त ही अगर बाहर निकल रहा है, तो बताओ क्या हम लोग जिंदा बच पाएंगे क्या? इसलिए ऑन द स्पॉट इंसान की क्या हो जाती है? इस रोग में डेथ हो जाती है। इसको शाही रोग क्यों बोला गया है? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी थी, उस ब्रिटेन की महारानी के भी कौन सा रोग था? शाही हीमोफीलिया रोग था। अब वो ब्रिटेन की महारानी थी, बड़े लोग थे, शाही लोग थे। जैसे तुम लोग बात करते हो कि अगर सब्जियों में अगर सबसे वेल अगर सब्जी अपन बात करते हैं तो शाही पनीर। अगर किसी भी दरबार में, राजा के दरबार में अगर जाते हैं, तो राजा के आसपास वाले जो लोग हैं वो शाही लोग होते हैं। वैसे ही रोगों के अंदर भी कौन सा रोग होता है? एक शाही रोग, जो सभी रोगों में से सबसे ज्यादा डेंजर है, क्योंकि ऑन द स्पॉट इंसान की क्या हो जाती है? इसमें मौत हो जाती है। रक्त का थक्का इसके अंदर नहीं बनता है। क्लियर है हीमोफीलिया के बारे में?
हीमोफीलिया का ही दूसरा नाम क्या है? रॉयल डिजीज या शाई रोग। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक जनित रोग यानी जेनेटिक डिजीज। क्लियर है? चलो फिर अपन बात करते हैं आगे। लाल और लाल रंग, इस लाल रंग से अपन कंसिडर करेंगे, रंग से बनेगा अपने पास वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, या रेड कलर इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। रेड, रेड कलर को अपन, रेड से अपन कंसिडर करते हैं इसको रंजकहीनता। रंजकहीनता का मतलब कंसिडर करते हैं अपन कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रीमली गोरा होता है। तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसा ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? गोरे पैदा होते हैं। और जब भी अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा गोरा, तो आसपास की जो गांवों की जो महिलाएं हैं वो पहुंच जाती है उस बच्चे की माँ पे कि भाभी जी आखिरकार ऐसा किया ही क्या, हमारे तो साउथ के हीरो पैदा होते हैं और आपके इतना गोरा बच्चा है वो कैसे पैदा हो गया। तो याद रखना, ज्यादा गोरा होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अब वो नुकसानदायक कैसे होता है कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही ज्यादा गोरा पैदा होता है, जिसको देख के हम लोग ये बोलते हैं कि ये तो फॉरेनर ही है। अब वो जैसे ही धूप में निकलता है तो सूर्य के प्रकाश से उसकी त्वचा है वो क्या होती है? जलने लग जाती है। क्या होती है? जलने का मतलब ऐसे नहीं कि आग की लपेटें निकलने लग जाएगी। जैसे आज गर्मी के अंदर तुम लोग बाहर निकलो तो गर्मी हमें लगती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई जल्दी से आजा, मुझे बहुत तेज क्या लग रही है? गर्मी लग रही है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं जिनका एक्सट्रीमली कलर गोरा है, बहुत ही ज्यादा गोरे हैं, वो जैसे ही सूर्य के प्रकाश में या किसी रोशनी के अंदर जाते हैं तो उनका शरीर है, उनकी त्वचा है वो क्या होती है? जलने लगती है। इस प्रकार की जो बीमारी है वो किस नाम से जानी जाती है? रंजकहीनता के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? उसके बाद में अपन बात करते हैं कलर से, और कलर से जो बीमारी हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे अपन कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी बनाएंगे अपन? कलर ब्लाइंडनेस। इस कलर ब्लाइंडनेस का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज कि कलर ब्लाइंडनेस का क्या सीन रहता है। तो बोलते हैं अपन वर्णांधता। देखो दो सिनेरियो होते हैं इसके अंदर, अगर अपन बात करते हैं। और ये चीजें तो फिर तुम लोगों ने देख ही रखी होगी। बताओ ये वाला जो साइन, जो सिंबल मैंने बनाया है वो किसका है अपने पास? तो समझ के तो बोला कर। हाँ, तो ऐसे बोला कर कि ये किसका सिंबल है? सिग्नल का सिंबल है। हाँ ये बात है कि इसके अंदर पहले पहले नंबर पे किस किस कलर की लाइट है? वो सेकंड नंबर पे येलो, और थर्ड पे ग्रीन। यही होता है लाल, पीली और हरी बत्तियां, यही होती है सिग्नल की। और ये जो दो तुम्हें सिग्नल नजर आ रहे हैं, फ्लैग, एक रेड और ग्रीन, ये होते हैं अपने रेलवे के सिंबल। किसके? रेलवे के। जब भी तुम लोग देखते होंगे, जब भी एक, अगर अपन सबसे छोटी पोस्ट से बात करते हैं जिसका नाम है रेलवे के अंदर ग्रुप डी, चतुर्थ कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी, उसके अंदर सबसे बढ़िया और सबसे टॉप की जो पोस्ट होती है वो होती है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन का काम क्या रहता है? वो बैठता है स्टेशन मास्टर के ऑफिस के अंदर, और स्टेशन मास्टर उसको सजेस्ट करता है और उस हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। और ये जो ये पॉइंट्समैन है वो जाके और सिग्नल देता है किसको? गार्ड को और ड्राइवर को। गार्ड है जो ट्रेन मैनेजर कहलाता है, ट्रेन के पीछे पीछे वाले डिब्बे में बैठा रहता है। इतनी शानदार नौकरी है ना उसकी। व्हाइट एलिफेंट है वो रेलवे का, सफेद हाथी। सफेद हाथी का मतलब है बहुत आसान तरीके से पैसे का आना।
कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपए सैलरी होती है उसकी, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे बैठे रहना है और मजे से सोने का काम है उसका। बढ़िया तरीके से नींद लो। तुम्हें पता है कि हर 2 घंटे के बाद में स्टेशन आएगा और स्टेशन आते ही ट्रेन के ब्रेक एकदम से लगते हैं, और ट्रेन का जैसे स्टेशन आता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या शोरगुल होता है, ऑटोमेटिक ही नींद खुलेगी, और नींद खुलते ही खिड़की में से एक हरे कलर की झंडी है वो गार्ड दिखा देता है, लो साहब नींदों में ही। और अगर मेरा साथी होना तो सबसे बढ़िया काम यही है कि उस हरी झंडी को उस खिड़की के ऊपर ही बांध दे, ये कि देखने वाला इसको देख लेगा, बाकी मेरा काम तो सोने का ही है। आराम से बढ़िया मस्त अंदर पंखा वंखा लगा रहता है, बढ़िया तरीके से तुम लोग सो और बढ़िया तरीके से रेलवे के अंदर पैसा लो। ये जो दोनों के दोनों सिंबल है ये रेड और ग्रीन कलर के नजर आते हैं। इस कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट करने में क्या आती है, दिक्कत आती है, कि वो लाल और हरे रंग के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता। अगर जिसके कलर ब्लाइंडनेस होगी लाल और अगर हरा कलर, अब मान लो उसको लाल रंग अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो लाल रंग कैसा नजर आएगा उसको, काला। हरा रंग अगर उसको देखने में मजे अगर दिक्कत आ रही है तो हरा रंग उसको कैसा नजर आएगा, काला। तो सिर्फ और सिर्फ लाल और हरा रंग अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो एक ही कलर दिख पाएगा, दूसरा कलर उसको कैसा नजर आएगा, ब्लैक। अब ऐसे क्यों चेक किया जाता है, जब भी मेडिकल होता है तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर इतना बड़ा एक रूम होता है, डार्क रूम होता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, उसमें 2 मेडिकल ऑफिसर बैठे रहेंगे, और वहां जाने के बाद एक कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी इतनी सी डिस्टेंस पे, और फिर तुम्हारे सामने एक पूरा का पूरा गोलाकार एक सर्कल बनाया जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर जैसे मैं बनाऊं, ये पूरा का पूरा सर्किल है, कौन सा कलर नजर आ रहा है तुम्हें अब इसके अंदर, ऐसे छोटे 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 डॉट 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 बने होते हैं, बहुत बहुत सारे, बिल्कुल पास पास के अंदर बने होते हैं। और अगर इसके अंदर में एक अगर नंबर लिख दूं, मान लो, बताओ क्या नंबर नजर आ रहा है क्या तुम लोगों को, 83। तो मतलब समझ जाना कि तुम्हारे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अब ऐसे ही वो 3 बार अपने से क्वेश्चन पूछता है, एक बार नंबर पूछेगा, एक बार अल्फाबेट सीरीज पूछ लेगा कि ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, सी बना हुआ है, और एक बार पूछता है या तो सी या यू, और वो पूछता है इसका मुंह किस तरफ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, नीचे की तरफ, दाएं या बाएं। अगर किसी बच्चे के कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है तो वो रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं कर पाएगा। फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि तुम लोग मनी भाई का इस्तेमाल करो, हर जगह मनी भाई तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन याद रखना जिस बच्चे के अगर कलर ब्लाइंडनेस होना वो कभी भी मनी भाई का प्रयोग मत करना, क्योंकि हो सकता है उस टाइम वो मेडिकल ऑफिसर को तुम लोग पैसे दे दो और वो तुम्हें पास कर दे। तो रेलवे में हर 2-3 साल के बाद में तुम्हारा मेडिकल चेकअप होता है, और उस मेडिकल चेकअप में अगर डिपार्टमेंट में जाने के बाद अगर पता चल गया कि तुम्हारे कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर जो 2-3 साल तक तुमने रेलवे से पैसा लिया है वो ब्याज से ही तुम्हें वापस देना पड़ेगा। तुम लोग कभी भारतीय रेलवे का फॉर्म नहीं भर सकोगे, और जिसने तुम्हें पैसे लेकर जिस मेडिकल ऑफिसर ने तुम्हें पास करा है उसकी भी जो नौकरी है वो किस में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस के अलावा अगर और कोई भी अगर मेडिकल का पॉइंट अगर तुम्हें बनाया जा रहा है तो फिर मनी भाई काम में आ जाता है। आ गई बात समझ में। तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर कौन कौन से रंग के अंदर दिक्कत आती है बताओ, रेड और ग्रीन। जिस भी कलर को देखने में दिक्कत आएगी वो कलर कैसा नजर आने लग जाता है, ब्लैक नजर आने लग जाता है। हाँ, अब जैसे रेड और ग्रीन है ना, अब मान लो उसको अगर ग्रीन अगर कलर अगर नजर नहीं आ रहा, अब वो एग्जामिनर भी ऐसे नहीं है कि एक बार में जैसे मैंने एक बार ग्रीन और रेड बनाया ना तो अगली बार में वो रेड और ग्रीन बनाएगा। अब मान लो कि उसको ग्रीन कलर नजर नहीं आता तो ग्रीन वाला तो ब्लैक दिखेगा और ब्लैक के अंदर रेड तो दिख ही जाएगा। अब अगर गलती से उसने अगर बाहर वाला अगर रेड बना दिया और अंदर वाला अगर ग्रीन बना दिया तो ग्रीन तो उसको दिखेगा ही नहीं, उसको नंबर ही पता नहीं चलेंगे कि इसके अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। और नंबर अगर नहीं बताए तो फिर सीधा सीधा तुम लोग क्या हो, मेडिकल के अंदर। क्लियर है। जितने भी तुम्हारे आर्मी इंस्पेक्टर जितने भी ये छोटे मोटे वैकेंसीज होते हैं उन सब के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है वो चेक किया ही किया जाता है। एसएससी और यूपीएससी के अंदर कुछ एक ऐसी पोस्टें हैं जहाँ कलर ब्लाइंडनेस मैटर नहीं करता है। क्लियर है। चलो फिर अपन बात करते हैं कौन से रंग की, रेड कलर की थैली, और थैली से जो बीमारी हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे अपन थैलीसीमिया। कौन सी बीमारी होती है, थैली
इस थैलीसीमिया बीमारी के अंदर क्या होता है, आरबीसी की संख्या में कमी होती है। इसकी संख्या में कमी होने लग जाती है, आरबीसी की संख्या में कमी होने लग जाती है। अब आरबीसी की संख्या में कमी होने का मतलब है कि अगर अपन बात करते हैं थैलीसीमिया डिजीज, तो इस थैलीसीमिया डिजीज का सबसे बेहतरीन सा एग्जाम्पल है अपने पास आयरन। कौन सा? हीमोग्लोबिन की कमी होगी इसके अंदर, किसकी? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन के अंदर जो एलिमेंट पाया जाता है, जो तत्व पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है? आयरन। और आयरन है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो याद रखने का सबसे आसान सा तरीका है, जब भी हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेने के बाद में हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया हरा धनिया तो डाल दो थोड़ा बहुत, ये डालते हैं क्या? और सब्जी वाला बताओ हमें सब्जी है वो किस में डाल के देता है? थैली में। और थैली से फिर कौन सी बीमारी याद आ जानी चाहिए? थैलीसीमिया। और थैली से अगर थैलीसीमिया बीमारी याद आ रही है तो सोच लेना कि हम लोग किस प्रकार की सब्जी लेके आ रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हम लोग लेके आ रहे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां अगर खाएंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या होगा? स्वस्थ होगा। हीमोग्लोबिन अगर स्वस्थ होगा तो रक्त भी स्वस्थ होगा। रक्त अगर स्वस्थ होगा तो हमारा पूरा शरीर ही स्वस्थ होगा। तुमने देखा होगा पहले के टाइम जो बड़े बुजुर्ग है, जो जिनकी एज 50-55 हो गई, गाँव में आज भी वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट नजर आते हैं। ठीक है। अब उनके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पहले के लोग खेती करते थे और खेती में सिर्फ और सिर्फ क्या उगाते थे? हरी सब्जियां। बढ़िया मस्त तरीके से हरी सब्जियां खाते थे। दिन में 10-10 12-12 घंटे काम करते थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी बराबर तरीके से निभाते थे और फौज खड़ी कर देते थे 10-10 12-12 की। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि उनके अंदर स्टेमिना है, ताकत है, उनका शरीर है वो स्वस्थ है। किस हिसाब से? क्योंकि वो जो उनका खान पीन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं थैली दराज। दराज से जो बीमारी बनती है वो बनती है दराती रोग। कौन सा बीमारी बनेगी? दराती यानी स्किल सिकल डिजीज। दराती रोग के अंदर क्या होता है? आरबीसी की संख्या में कमी होती है। कौन सी संख्या में कमी होती है? आरबीसी की संख्या में। आरबीसी की संख्या मैंने बताया था, मनुष्य के अंदर मेल के अंदर 55 लाख और फीमेल के अंदर 50 लाख लिखवाई थी तुम्हें आरबीसी की संख्या। तो अगर अपन बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या अगर टूटने लगेगी तो सीधी सी बात है ब्लड के अंदर कमी देखने को मिलेगी अपने को। और ब्लड में अगर कमी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर आएगा, बीमारी आएगी। तो इस बीमारी के अंदर, दराती रोग के अंदर, आरबीसी की संख्या में क्या देखने को मिलती है? हमें कमी देखने को मिलती है। फिर एक लास्ट बीमारी अपन कंसिडर करेंगे इसके अंदर, ले गए। और ले गए से जो बीमारी बनी है वो बनी है ल्यूकेमिया। कौन सी बनी है? ल्यूकेमिया। और इस ल्यूकेमिया बीमारी को बोलते हैं अपन ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का मतलब ऐसा होता है कि इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्याओं में क्या हो जाता है? विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। जो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती है उस डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, अनियंत्रण कोशिका विभाजन। यानी इतनी तेज गति से कोशिकाएं टूटने लगती है डब्ल्यूबीसी की कि कोशिकाएं टूटेगी और इतनी तेज तरीके से टूटेगी और आपस में उलझकर एक गुच्छा बना लेती है। और वो गुच्छा थोड़े टाइम के बाद में फिर हमें नजर आता है गांठ के रूप में। और फिर अपन बोलते हैं कि मेरे गले में हो गई या मेरे पेट में हो गई या मेरे पीठ में गांठ हो गई। और धीरे 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 डॉक्टर फिर उसको लेसिक से या सर्जरी करके, या अपन बात करते हैं तो ये कीमोथेरेपी कर करके उसको क्या करने की कोशिश करता है? वो काटने की कोशिश। तो ल्यूकेमिया है वो किस टाइप की डिजीज है? जेनेटिक डिजीज है। ब्लड कैंसर इसको कहते हैं। और इसमें किसकी संख्या में कमी देखने को मिलेगी अपने को? डब्ल्यूबीसी। क्लियर है क्या इतनी बात? चलो लिखो सबसे पहले आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में लिख लो ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है आनुवांशिक रोग कहलाता है। ए डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ए डिजीज इज ट्रांसफर from one generation to another is called
जेनेटिक डिजीज। फिर आगे लिखो आनुवांशिक रोग। ये ट्रिक उतार लो गंजी मधु वाली। एक 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 करके नाम लिख लेना। गंजी से लिख लेना गंजापन, इंग्लिश वाले लिख लेना फर्स्ट नंबर पर बाल्डनेस, सेकंड नंबर पे लिख लेना मधुमेह डायबिटीज, मधु से लिख लेना मधुमेह डायबिटीज। मोटा से लिख लेना मोटापा ओबेसिटी। डरपोक से लिख लेना डाउन सिंड्रोम। हिंदी वाले ब्रैकेट में लिख लेना मंद बुद्धि। हिमांशु से लिख लेना हीमोफीलिया। रेड से लिख लेना रंजकहीनता एल्बिनिज्म। रेड से लिख लो रंजकहीनता एल्बिनिज्म। कलर से लिख लो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता। थैली से लिखना थैलीसीमिया। दरात से लिखना दराती सिकल डिजीज। और ले गए से लिखो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। पता नहीं था क्या क्लास का? चलो 2 मिनट का ब्रेक है, फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे अपन। ये भी भर लाना। आईटीआई कितने बच्चों के पास है? और मैंने तुम लोगों को बोला है ग्रुप डी के अंदर 80% पोस्टों पर आईटीआई कंपलसरी हो चुकी है। जो वैकेंसी कोर्ट में गई हुई थी उसका डिक्लेरेशन आ चुका है कि 80% जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए रिजर्व है। 2 या 3 ही पोस्ट है जिस पर 10th पास वाले ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर जिसको लग रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, 6 महीने का टाइम दो तुम अपने आप को। 6 महीने में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक साइंस पढ़नी है, बढ़िया तरीके की साइंस पढ़ो, और एक मैथ की तैयारी करो शानदार तरीके से। और अगर ये 2 सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रोंग हो गए ना, 100% अगले आने वाले 6 महीने में रेलवे में तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। सबसे पहले नौकरी का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर ये सोचते रहोगे ना कि मुझे बड़ी से बड़ी और ऊंची सी ऊंची नौकरी लगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, आगे एज है। सबसे पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट का टैग है ना वो हटाओ कि मेरे पास आज कुछ ना कुछ नौकरी है। और रेलवे सबसे आसान तरीका है नौकरी पाने का, जहाँ पेपर टफ नहीं आता, चीज़ें घुमा फिरा कर नहीं आएगी, लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड सोर्स है, और आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लो। मैंने पहले भी तुम लोगों को बोला है कि लोको पायलट में भी आईटीआई चाहिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी आईटीआई चाहिए। और अगर अपन बात करते हैं तो अभी ग्रुप डी के अंदर भी क्या कंपलसरी कर दिया है, आईटीआई कंपलसरी। 1 साल का सर्टिफिकेट बनवा लो डीजल का। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, एनरोल कर दो, फॉर्म भर दो। अभी 11 मई तक भरेंगे एएलपी के। जल्दी से जल्दी, अभी तुम्हारे पास 20 दिन है, 20 दिन में तुम किसी भी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेके फॉर्म भर सकते हो।
मैं बताऊंगा तुम्हें, कल आके तुम्हें बताता हूँ एक बार, और पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि यहाँ से तुम लोग ITI कर लो, इतने रुपए तुम्हारे लगेंगे, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी तैयारी करो, एग्ज़ाम में जाके बैठ जाना, तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन उसका उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम लोग ग्रुप डी का फॉर्म जो भरे हो, अब मेरे को ऐसा लगता है कि वापस से या तो रीओपन होंगे ग्रुप डी के फॉर्म, या फिर अगर इनमें अगर पोस्ट अगर डिसाइड करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे कि ITI वालों के लिए अलग और 10+ या उसके लिए 10वीं पास वालों के लिए अलग। कर ही दो बस, अब नेक्स्ट स्टार्ट ही करेंगे फिर।